नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनवरी की हल्की ठंड और सुनहरी धूप के बीच अवनी छत पर खड़े अपने बाल सुखा रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में आने वाली शादी की खुशी गर्माहट बनकर बस गई थी। वह मुस्कुराते हुए अपने सपनों में खोई हुई थी, क्योंकि फरवरी में उसकी शादी तय हो चुकी थी। उसकी माँ सुधा और पापा शशिकांत अपनी बड़ी बेटी स्वाति को लेने उसके ससुराल गए हुए थे, ताकि शादी की तैयारियां मिलकर कर सके। अवनी का मंगेतर आदित्य एक सफल डॉक्टर था, जिसने उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। स्वाति दीदी माँ की बहुत लाडली थी, इसीलिए वह खुद उन्हें लेने गई थी। स्वाति की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी काव्या 8 साल की और सबसे छोटी नेहा 4 साल की। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने दौड़कर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से पापा के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और बोली, क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे हैं? शशिकांत जी की टूटी हुई आवाज आई। बेटा अवनी, तेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह हमें छोड़कर चली गई। यह सुनते ही अवनी के हाथ से फोन छूट गया और वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा गया। खुशियों से भरा घर एक पल में मातम में बदल गया। स्वाति को अंतिम विदाई देने के बाद माँ पापा तीनों बच्चों को साथ लेकर घर आ गए। छोटी नेहा दिन रात अवनी से लिपटी रहती और अपनी माँ को ढूंढती रहती, जबकि काव्या और दूसरी बच्ची गुमसुम रहने लगी थी। आदित्य भी समय समय पर फोन करके घर और बच्चों का हालचाल पूछता रहता था। हालात को देखते हुए अवनी की शादी 1 साल के लिए टाल दी गई, लेकिन दोनों के बीच बातचीत फोन पर जारी रही। एक दिन अचानक स्वाति की सास उर्वशी जी घर पर पहुंची। उन्होंने काफी देर तक बच्चों को प्यार किया और फिर कुछ देर बाद सुधा और शशिकांत से बोली, मुझसे अपने बेटे और बच्चों का यूं उदास चेहरा देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं कार्तिक की दूसरी शादी के बारे में सोच रही हूँ। उसे पत्नी मिल जाएगी और बच्चों को माँ। उर्वशी की यह बात सुनकर सुधा चुपचाप उन्हें देखती रह गई। अभी स्वाति को गए पूरे 3 महीने भी नहीं हुए थे और वे अपने बेटे की दूसरी शादी की बात कर रही थी। जैसे ही अवनी ने यह सब सुना, उससे रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, आंटी, आप बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने की बात कर रही हैं? उर्वशी जी ने तीखे स्वर में कहा, देख अवनी, तू इन बातों में मत पड़। हम बड़ों को ही बात करने दे। बच्चों को माँ की जरूरत होती है, फिर वह सगी हो या सौतेली। यह सुनकर अवनी गुस्से में वहां से उठ गई और छोटी नेहा को सीने से लगाई छत पर चली गई। वह आसमान में लौटते पंछियों को देखने लगी, जैसे उनसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद उर्वशी की जबरदस्ती तीनों बच्चों को अपने साथ ले गई। सुधा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उर्वशी जी ने कार्तिक की शादी कराने का पूरा मन बना लिया था। 2 दिन बाद बच्चों का फोन आया, मौसी, बड़ी माँ हमें खाना नहीं देती, हमसे बहुत काम करवाती हैं। काव्या रोते रोते सब बता रही थी। तभी पीछे से छोटी नेहा के रोने की आवाज आई और फोन कट गया। बच्चों की आवाज सुनकर अवनी का दिल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत कार्तिक को फोन किया। वह अब अपने जीजा से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस दिन उसने उन्हें बहुत खरी खटी सुनाई और बोलते बोलते खुद भी रोने लगी। अगली सुबह अवनी जल्दी उठकर तैयार हो गई। सुधा ने पूछा, बेटा कहीं जा रही हो? अवनी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, हाँ माँ, बच्चों को लेने जा रही हूँ। सुधा ने कहा, अकेली मत जा, छोटे को साथ ले जा। तभी अचानक गेट खुलने की आवाज आई। उर्वशी जी गुस्से में बोली, अवनी,
तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्या कहा कि वह शादी से मना कर रहा है? अवनी ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता वह क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन आप दीदी के बच्चों के लिए सौतेली माँ क्यों लाना चाहती हैं? यह सुनते ही उर्वशी जी चिढ़ गई और बोली, तुम तो बड़ी समझदार बन गई हो ना, जो हमें सलाह दे रही हो। इतनी ही तकलीफ है तो तुम ही शादी कर लो उससे, बन जाओ बच्चों की माँ, सगी माँ। यह सुनकर अवनी और सुधा दोनों स्तब्ध रह गई। उर्वशी जी यह कहकर वहां से चली गई। अवनी आंगन में बैठी यही सोचती रही कि उन्हें सब पता है कि उसकी आदित्य से सगाई हो चुकी है, फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन अवनी पापा को चाय देने गई तो उसने सुधा को कहते हुए सुना, उर्वशी जी सही कह रही थी, क्या मौसी माँ नहीं बन सकती? यह सुनकर शशिकांत गुस्से में बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बेटी की जिंदगी दूसरी बेटी के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। यह सुनकर अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह चाय देकर लौट आई। आज वह सुबह से ही खुश थी, क्योंकि शशिकांत आदित्य के घर जाने वाले थे, ताकि जल्द से जल्द शादी की तारीख तय की जा सके। सुधा भी तैयार हो रही थी कि तभी गेट खुलने की आवाज आई। शशिकांत बोले, अरे दामाद जी, आप यहाँ कैसे? अवनी ने देखा कार्तिक तीनों बच्चों के साथ खड़ा था। छोटी नेहा अवनी के पास आने के लिए रोने लगी और काव्या व नेहा पहले ही उससे आकर लिपट गई। प्रिया ने छोटी को गोद में उतारकर अवनी की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही अवनी ने उसे सीने से लगाया, उसके भीतर मातृत्व का एक अनजाना एहसास जाग उठा। उसने काव्या और नेहा को भी कसकर गले लगा लिया। इस एहसास से उसे अंदर तक बदल दिया। बच्चों को सीने से लगाए वह स्वाति की यादों में खो गई। स्वाति सिर्फ उसकी बहन नहीं, बल्कि उसकी दूसरी माँ जैसी थी। घर के सभी भाई बहनों की देखभाल वही करती थी। सुधा निश्चित होकर मायके और ससुराल जाया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वाति सब संभालेगी। स्वाति बेहद सुंदर, समझदार और गुणवान थी और पहली ही नज़र में कार्तिक के दिल में बस गई थी। अवनी को वह दिन याद आ गया जब स्वाति की विदाई हुई थी, तो सुधा और शशिकांत ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। मायके जैसा प्यार स्वाति को ससुराल में मिला था, लेकिन आज उसी दीदी के बच्चे अनाथों की तरह दयनीय हालत में जी रहे थे। अवनी ने देखा तीनों बच्चे सो चुके थे, लेकिन काव्या के गालों पर आंसू की बूंदें अभी भी चमक रही थी। वह कमरे से बाहर आई तो देखा सुधा, शशिकांत और कार्तिक चुपचाप बैठे थे। अवनी भी जाकर वहीं बैठ गई। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। रात के भोजन पर भी सन्नाटा छाया रहा। जब अवनी बच्चों के साथ सोने गई तो 6 साल की नेहा बोली, मौसी, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। बड़ी माँ बहुत मारती है हमें, खाना भी नहीं देती और सारा काम हमसे करवाती है। अवनी ने पूछा, छोटी को कौन संभालता है? नेहा बोली, मौसी, सब काव्या दीदी ही करती हैं। काव्या चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी, बिल्कुल स्वाति की तरह। एक 8 साल की बच्ची में माँ को देखकर अवनी की आंखें भर आई। उसने काव्या के नन्हे हाथ अपने हाथों में लिए तो उसका सब्र टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। आवाज़ सुनकर सुधा दौड़ी आई। शशिकांत और कार्तिक भी आ गए। तभी काव्या अवनी से लिपटकर बोली, मौसी, आप मेरी माँ बन जाओ, हम आपके बिना वहाँ नहीं जाएंगे। पापा, नानू, प्लीज़ मेरी मौसी को मेरी माँ बना दो। यह सुनकर अवनी जैसे सुन रह गई। कार्तिक ने बात संभालते हुए कहा, बेटा,
मौसी भी माँ जैसी होती हैं, अब सो जाओ। सब सो गए, लेकिन अवनी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। एक तरफ आदित्य के साथ बिताए पल थे और दूसरी तरफ 8 साल की बच्ची जो पिछले कई महीनों से माँ बनकर जी रही थी। सुबह काव्या की आवाज़ से उसकी नींद खुली। मौसी, माँ, चाय। अवनी ने मुस्कुराकर उसके हाथ से चाय ली। बाहर आकर देखा तो कार्तिक शशिकांत के साथ बातें कर रहे थे। सुधा रसोई में व्यस्त थी और नेहा छोटी के साथ खेल रही थी। शशिकांत ने कहा, आओ बेटा बैठो। कार्तिक बोले, अवनी, तुम्हें मेरी मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अवनी चुप रही। कुछ ही दिनों में कार्तिक और अवनी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाम को आदित्य का फोन आया, लेकिन अवनी ने नहीं उठाया। तभी बाहर बहस की आवाज आई। उर्वशी जी और उनके पति शशिकांत को समझा रहे थे और हैरानी की बात यह थी कि सुधा भी उनका साथ दे रही थी। कार्तिक वहां नहीं थे। अवनी चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। तभी काव्या आई और बोली, हमें कोई माँ नहीं चाहिए, और छोटी को गोद में लेकर बैठ गई, मानो वही उसकी माँ हो। शाम को कार्तिक के आने पर काव्या ने उनसे भी यही कहा और बोली, पापा, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें अपने घर ले चलो। कार्तिक ने अवनी की ओर देखा। अवनी बाहर गई और सब कुछ बता दिया। कार्तिक बोले, मम्मी भी जबरदस्ती कर रही है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने बच्चों के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। धीरे धीरे अवनी का पूरा समय बच्चों में बीतने लगा। वह उनकी माँ की तरह हर काम करने लगी। आदित्य से बात किए कई दिन बीत गए। दीपावली के दिन कार्तिक अपने माता पिता के साथ आए। बच्चे उनसे लिपट गए। उर्वशी जी फिर से कार्तिक के लिए नए रिश्तों की बात करने लगी। इस बार अवनी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मैं नहीं आने दूंगी इन बच्चों के लिए सौतेली माँ, और गुस्से में कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक आए और बोले, अवनी, तुम्हें लगता होगा मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्वाति की जगह किसी को नहीं दे सकता। कुछ देर बाद उर्वशी जी आई और बोली, बेटा, मैं बच्चों की दुश्मन नहीं हूँ। मैंने काव्या को माँ बनते देखा है। अब और नहीं, उसकी माँ आएगी और वही उन्हें संभालेगी। अवनी बोली, लेकिन वह सौतेली माँ होगी। तभी उर्वशी जी ने कहा, तो तुम बन जाओ उसकी माँ। मौसी, तुम माँ से बढ़कर होती हैं। अवनी चौंक गई और बोली, आंटी, मैं किसी और की मंगेतर हूँ। उर्वशी जी बोली, अभी शादी तो नहीं हुई। मेरा कार्तिक बहुत अच्छा है। यह कहकर वह चली गई। अवनी सिर पकड़कर बैठ गई। एक तरफ आदित्य से किया वादा, दूसरी तरफ अपनी दीदी के मासूम बच्चे। जब वह बाहर आई तो सब जा चुके थे। सुधा रसोई में बच्चों के लिए खीर बना रही थी। अवनी छोटी को गोद में लिए शशिकांत के पास बैठी थी। शशिकांत समझ गए कि वह कुछ कहना चाहती है। तभी उन्होंने कहा, बेटा, तू जो चाहेगी वही होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। यह सुनकर अवनी ने राहत की सांस ली। पूरी रात अवनी सो नहीं पाई। सुबह नहा धोकर वह सुधा और शशिकांत के पास आकर बैठ गई। शशिकांत ने पूछा, क्या बात है बेटा? अवनी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पापा, आप आदित्य के परिवार वालों को मना कर दीजिए। मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर सुधा और शशिकांत हैरान रह गए। इतनी कम उम्र में ऐसी मातृत्व की भावना, लेकिन वह यह भी समझ रहे थे कि इसका मतलब है कि उसे आदित्य को छोड़ना होगा और कार्तिक की पत्नी बनना होगा। शशिकांत बोले, बेटा, यह बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझकर बोल। अवनी ने कहा, पापा, इतने समय से सोच ही रही हूँ।
अब जाकर समझ आया है। तभी काव्या और नेहा दौड़कर अवनी से लिपट गई। अवनी ने निर्णय तो ले लिया था, लेकिन आदित्य को क्या कहेगी, यह सोचकर उसका मन बेचैन था। तभी फोन बजा। कार्तिक का कॉल था। फोन उठाते ही कार्तिक गुस्से में बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें पता है तुम मुझसे कितनी छोटी हो? और मैं स्वाति की जगह किसी को नहीं दे सकता। अवनी ने शांत स्वर में कहा, जीजा जी, आप शांत हो जाइए। मैं सिर्फ बच्चों की माँ बनूंगी। शादी आपसे करूंगी, पर मुझे दीदी की जगह नहीं चाहिए। कार्तिक बोले, अवनी, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आदित्य के बारे में सोचा है? अवनी ने जवाब दिया, मैंने सब सोचकर ही यह निर्णय लिया है। कुछ समय बाद अवनी दुल्हन बनकर सेज पर बैठी थी। कार्तिक कमरे में आए। उनके साथ तीनों बच्चे भी थे। अवनी तो पहले ही माँ बन चुकी थी। कार्तिक सोफे पर सो गए और बच्चे अपनी माँ के पास। कभी कभी अवनी अकेले में आदित्य को याद कर लिया करती थी, लेकिन न उसने कभी फोन किया न आदित्य ने। कुछ समय बाद अवनी, काव्या, नेहा और छोटी को लेकर पुणे आ गई। कार्तिक पुरानी कॉलोनी छोड़कर नई सोसाइटी में रहने लगा, ताकि अवनी और बच्चों को लोगों के सवालों का सामना न करना पड़े। अवनी पूरे मन से बच्चों की परवरिश करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटी भी 8 साल की हो गई। एक दिन वह दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, क्या आप मेरी सौतेली माँ हो? अवनी ने प्यार से पूछा, यह तुम्हें किसने कहा? बच्ची बोली, नीचे शर्मा आंटी को कोई कह रहा था। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ तो बस माँ होती है, सगी हो या सौतेली। और बच्ची दौड़कर खेलने चली गई। शाम को कार्तिक घर आए तो अवनी को उदास पाया। उन्होंने पूछा, लेकिन अवनी ने बात बदल दी। उस रात अवनी को नींद नहीं आई। 6 साल बीत गए थे, लेकिन समाज ने उसे सौतेली माँ का नाम दे दिया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इतना प्यार देगी कि बच्चे कभी यह शब्द महसूस नहीं करें। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजकर अवनी बिग बाजार गई। अचानक पीछे से आवाज आई, कैसी हो अवनी? वह मुड़ी। सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखें नम हो गई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तभी एक महिला आई। आदित्य ने कहा, मिलो, यह मेरी पत्नी रिया है। ओ रिया, यह अवनी है। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, आदित्य आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं आप एक अद्भुत महिला हैं। इन्होंने आपके फैसले का हमेशा सम्मान किया। मैं इन्हें पाकर बहुत खुश हूँ। और फिर बोली, हमारे बेटे का नाम भी अन्नू है, मैं उसे लेकर आती हूँ। रिया चली गई। आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम खुश हो ना? अवनी ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका गला भर आया। वह बच्चों का बहाना बनाकर वहां से चली गई। घर आकर वह बहुत रोई। सोचती रही कि आदित्य अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। शाम को कार्तिक आए तो अवनी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कार्तिक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह फैसला तुम्हारा था। आदित्य ने तुम्हारे निर्णय में तुम्हारा साथ दिया। कार्तिक की बातों ने अवनी को पल भर में सुकून दे दिया और वह फिर से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। अवनी हमेशा आदित्य की तुलना में कार्तिक को ऊपर पाती। सोचती, दीदी स्वाति कितनी खुश नसीब थी जिन्हें कार्तिक जैसे समझदार जीवन साथी मिले। दिन, महीने और साल गुजरते गए। एक दिन कार्तिक दफ्तर से लौटे तो उन्हें तेज बुखार था। अब बेटियां बड़ी हो चुकी थी। काव्या ने कहा, मम्मी, आज आप पापा के पास ही रहो, उन्हें आपकी जरूरत है। अवनी पूरी रात उन्हें सिरहाने बैठी रही।
रात लगभग 3 बजे कार्तिक को होश आया तो उन्होंने देखा कि अवनी वहीं बैठे बैठे सो गई है। उन्हें प्यार से उसे अपने पास लिटा दिया। सुबह जब अवनी की आंख खुली तो काव्या चाय लेकर खड़ी थी। कार्तिक अभी भी सो रहे थे। अवनी झटपट उठ बैठी। काव्या भी माँ के पास बैठकर चाय पीने लगी। दोनों चुप थी। तभी काव्या बोली, मम्मी, अब तो आप खुद को सजा देना बंद करो। आप पापा के साथ ही रहिए। अवनी ने कहा, मैं तुम सबकी माँ हूँ, पर यह जरूरी नहीं कि मैं उनकी पत्नी बनकर भी रहूं। काव्या अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। वह उनसे लिपटकर बोली, कौन कहता है कि सौतेली माँ सौतेली होती है? माँ तो बस माँ होती है। समय बीतता गया और आज घर में सहनाइयाँ गूंज रही थी। ढोलक की थाप पर नेहा और छोटी नाच रही थी। बारात आ चुकी थी। अवनी काव्या को लेने कमरे में गई। काव्या दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दुल्हा दुल्हन दोनों ही डॉक्टर थे। अवनी बस अपनी बेटी को निहार रही थी। तभी काव्या उसे लिपट गई और धीरे से बोली, मम्मी, अब तो पापा को अपना लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अवनी चुपचाप उसे सीने से लगाए रही। कुछ ही घंटों में शादी और विदाई दोनों हो गई। नेहा और छोटी भी माँ से लिपटकर खूब रोई। 2 दिन बाद वे भी अपने कॉलेज लौट गई। अब घर में सिर्फ कार्तिक और अवनी रह गए थे। एक दिन कार्तिक कॉफी लेकर आए तो अवनी अपनी बेटियों को याद कर रो रही थी। कार्तिक बोले, अवनी, तुम्हारे साथ ये 20 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तुमने जो बच्चों के लिए किया शायद उनकी सगी माँ भी नहीं करती। अवनी ने नम आंखों से उन्हें देखा और बोली, आपने भी मुझे सौतेली माँ बना ही दिया। यह सुनकर कार्तिक ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, नहीं, तुम उनकी सिर्फ माँ हो और आज एक पिता अपने बच्चों की माँ को पत्नी होने का पूरा अधिकार देता है। क्या तुम मुझे अपना पति मानोगी? तुमने अपने जीवन के 20 साल हमारे बच्चों को दे दिए। क्या अब आगे का सफर मेरी पत्नी बनकर तय करोगी? अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाँ में सिर हिलाया और कार्तिक से लिपटकर रो पड़ी। तो दोस्तों, क्या अवनी ने अपने प्यार आदित्य को छोड़कर बच्चों के लिए जो फैसला लिया, क्या वह सही था या उसे अपनी खुद की जिंदगी चुननी चाहिए थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।